गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीएस डिस्कवरी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के इतिहास से गोरखा शासन को डिस्कस करेंगे। गोरखा शासन को हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट्स में हम गोरखा का उत्तराखंड में आगमन, उनके प्रमुख युद्ध क्षेत्र को देखेंगे और दूसरा हम इसी में देखेंगे गोरखों के प्रमुख प्रशासक जिनको सूबेदार कहा जाता था। जबकि सेकंड पार्ट्स में हम गोरखों की शासन व्यवस्था को देखेंगे, जिसके तहत हम गोरखों की राजस्व प्रणाली, जिसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और गोरखों की न्याय व्यवस्था जिसे दिव्य या दीप कहा जाता है, जिसके तहत गोलादीप, कड़ाईदीप, तराजूदीप इत्यादि प्रमुख हैं। तो गोरखों की राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और अन्य जो तथ्य होंगे वो हम सेकंड पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हम उत्तराखंड में गोरखों का आक्रमण देखेंगे और गोरखों के प्रमुख प्रशासक या सूबेदार, उनसे संबंधित जो प्रमुख घटनाएं होंगी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में पंवार राजवंश और अंतिम शासक प्रद्युमन शाह हैं। वहीं कुमाऊं क्षेत्र में चंद राजवंश और उनके अंतिम शासक महेंद्र चंद और उनके चाचा लाल सिंह इस समय कुमाऊं के शासक हैं। अगर हम गोरखों की बात करें तो गोरखा मूलतः नेपाल के निवासी थे। जाति, धर्म, नस्ल की बात करेंगे तो यह हिंदू और मंगोलाइट नस्ल का मिश्रित रूप माने जाते हैं। गोरखों का एक महान शासक था जिसका नाम पृथ्वी नारायण शाह था। पृथ्वी नारायण शाह ने 17वीं-18वीं शताब्दी के आसपास नेपाल के छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू करा और एक शक्तिशाली और संगठित राज्य बनकर तैयार करा। किसके द्वारा? पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा। इसके पश्चात अगला शासक रण बहादुर शाह हुआ। रण बहादुर शाह पहला गोरखा शासक था जिसने उत्तराखंड के क्षेत्रों पर आक्रमण करा और 1790 को इसने कुमाऊं क्षेत्र को जीतकर गोरखा साम्राज्य में सम्मिलित करा। आइए घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम कुमाऊं की राजनीति की बात करें तो कुमाऊं की जो राजनीति है वहां पर इस समय गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जो प्रमुख दरबारी हैं, दरबारी षड्यंत्र चल रहे हैं। दरबारी षड्यंत्र में अनेक प्रकार के गुट बने हुए, अनेक प्रकार के दल बने हुए, जो अपनी इच्छा आवश्यकता अनुसार राजा को गद्दी पर बिठा रहे हैं और राजा को गद्दी से उतार रहे हैं। इन्हीं में से एक था जिसका नाम हर्षदेव जोशी है, जो कि कुमाऊं का इस समय दीवान है चंद राजवंश के अंदर। वो चाहता था कि उसके अनुसार या उसकी इच्छा के अनुसार वो किसी व्यक्ति को राजा बनाए, लेकिन इस समय कुमाऊं का राजा महेंद्र चंद था जो कि हर्षदेव जोशी के विपरीत कार्य कर रहा था। तो हर्षदेव जोशी निरंतर महेंद्र चंद को गद्दी से हटाने का प्रयास कर रहा है। उसने इधर उधर से सहायता मांगने का प्रयास करा, गढ़वाल से सहायता ली, लेकिन उसको कहीं से भी सहायता नहीं मिली और उसने सीधा संपर्क साधा नेपाल के राजा रण बहादुर शाह से। और नेपाल के राजा रण बहादुर शाह को उत्तराखंड के क्षेत्रों पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है और न केवल आमंत्रित करेगा अपितु उनको सहायता भी देगा। वहीं दूसरी तरफ रण बहादुर शाह इस समय नेपाल साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। वह काली नदी तक पहुंच चुका है। डोटी इत्यादि क्षेत्रों को जीतकर वह तैयार बैठा था कि मुझे एक अवसर प्राप्त मिल जाए जिसके माध्यम से मैं उत्तराखंड पर अटैक करूं, और वो अवसर उनको हर्षदेव जोशी के द्वारा प्रदान किया गया। लिहाजा रण बहादुर शाह ने 1790 ईस्वी को अपने प्रमुख सेनापति अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, काजी जगजीत पांडे और सुरवीर थापा आदि के नेतृत्व में उत्तराखंड पर पहला अटैक करा 1790 ईस्वी को। ये पहला अटैक कुमाऊं पर हुआ। कुमाऊं में चंद राजवंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था और उनके चाचा लाल सिंह था। लिहाजा गोरखा और चंदों के मध्य 1790 ईस्वी को एक युद्ध संपन्न हुआ जिसे इतिहास में हवाला बाग का युद्ध कहते हैं। हवाला बाग के युद्ध में चंद राजवंश के शासक पराजित होते हैं और गोरखों को सफलता प्राप्त हुई। लिहाजा गोरखों ने चंदों की राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। अल्मोड़ा पर अधिकार के साथ ही 1790 ईस्वी को संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र गोरखों के अधीन हो गया और कुमाऊं क्षेत्र पर गोरखा शासन स्थापित हो गया। वर्ष था वर्ष 1790। 1791 को गोरखों ने गढ़वाल क्षेत्र पर भी आक्रमण कर दिया। 1791 को गोरखों ने गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। गढ़वाल का इस समय राजा प्रद्युमन शाह है। प्रद्युमन शाह ने गोरखों को रोकने के लिए अपनी सेना को आगे बढ़ाया और लंगूरगढ़ में अपनी सेना को तैनात कर दिया। लंगूरगढ़ पौड़ी में स्थित है। लंगूरगढ़ में गोरखा और गढ़वाल की सेना के मध्य 1791 को युद्ध हुआ जिसे हम लंगूरगढ़ का युद्ध कहते हैं। लंगूरगढ़ के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन लंगूरगढ़ के युद्ध का समापन 1792 की लंगूरगढ़ की संधि या फिर श्रीनगर की संधि पर जाकर समाप्त हुआ। दरअसल गोरखों ने 1 वर्ष तक निरंतर युद्ध लड़ा, लेकिन लंगूरगढ़ को पार नहीं कर पाए क्योंकि गढ़वाली सेना ने कड़ा संघर्ष दिया।
लिहाजा गोरखा और गढ़वाल राज्य के मध्य एक संधि होती है जिसे श्रीनगर की संधि या फिर लंगूरगढ़ की संधि कहते हैं। इस संधि के लिए गढ़वाल राजा इसीलिए मान गया क्योंकि गढ़वाल राजा को यह अनुमान लग गया था कि हम ज्यादा लंबे समय तक अब गोरखों को नहीं रोक पाएंगे। इससे बेहतर यही होगा कि ठीक है, अगर गोरखा संधि के लिए कह रहे हैं तो हम इनके साथ संधि कर लेते। संधि में तय हुआ कि गढ़वाल राज्य गोरखों को प्रत्येक वर्ष वार्षिक टैक्स देगा जिसकी दर होगी 25,000 और एक गोरखा सेना की टुकड़ी श्रीनगर में रहेगी जो गढ़वाल के राजा पर निरंतर निगरानी बनाए रखेगी। और गढ़वाल राज्य के लिए कहा गया कि ठीक है, अगर आप 25,000 वार्षिक टैक्स देंगे तो हम आप पर दोबारा आक्रमण नहीं करेंगे। तो गढ़वाल राजा मान गया कि दोबारा आक्रमण ना हो, इससे अच्छा ठीक है हम 25,000 देने के लिए तैयार है। लेकिन गोरखों ने बार बार इस संधि का उल्लंघन करा और वर्ष 1803 ईस्वी को गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण कर दिया। 1803 ईस्वी को गोरखों ने गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण कर दिया। इस समय नेपाल का राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह थे जो 1800 ईस्वी के आसपास नेपाल के राजा बने। तो इनके शासन काल में ही गोरखों ने सेकंड गढ़वाल आक्रमण 1803 ईस्वी को करा। 1803 ईस्वी के आक्रमण को गढ़वाल की सेना नहीं सहन कर पाई, नहीं झेल पाई। उसका कारण यह था क्योंकि 1795 ईस्वी को गढ़वाल क्षेत्र में एक विनाशकारी अकाल पड़ा। इस अकाल को गढ़वाल के इतिहास में 51वीं 52वीं घटना के नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि इस समय विक्रम संवत के हिसाब से वर्ष 1851-52 चल रहा है, इसीलिए 1795 के इस अकाल को 51वीं 52वीं कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा 51वीं 52वीं घटना का संबंध किससे है? 1795 के गढ़वाल अकाल से। 1803 ईस्वी को गढ़वाल क्षेत्र में एक विनाशकारी भूकंप आया। इस भूकंप के कारण गढ़वाल में 80% जनधन की हानि हुई। गढ़वाल की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, गढ़वाल का सैन्य प्रशासन बिखर गया, राजकोष रिक्त हो गया। गोरखों को इसका अच्छा अवसर मिला और 1803 ईस्वी को गोरखों ने गढ़वाल पर सेकंड आक्रमण कर दिया। चूंकि अब गढ़वाल की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, सैन्य व्यवस्था बिखर चुकी थी, तो गढ़वाल के राजा इस समय गोरखों का सामना करने के लिए सक्षम नहीं थे, इसीलिए सरलता से श्रीनगर के युद्ध में हार गए 1803 ईस्वी को। उसके पश्चात गढ़वाल की सेना बाड़ाहाट और चंबा के युद्ध में भी पराजित हो जाती है 1803 ईस्वी को। गढ़वाल की सेना दोन घाटी की ओर प्रस्थान करती है और गोरखा दोन घाटी पर उनका पीछा करते हुए अक्टूबर 1803 ईस्वी को गोरखों ने दोन घाटी पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। फिर इसके पश्चात अंतिम निर्णायक युद्ध खुड़बुड़ा के मैदान में 14 मई 1804 ईस्वी को संपन्न होता है, जिसमें एक तरफ गोरखा थे और दूसरी तरफ गढ़वाल का राजा प्रद्युमन शाह था। यहाँ पर भी कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन अंततः प्रद्युमन शाह यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए और पूर्ण रूप से गोरखों ने 1804 ईस्वी को संपूर्ण उत्तराखंड पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो ये युद्ध आपसे पूछा जाएगा, खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 ईस्वी को हुआ। प्रद्युमन शाह इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। किसकी गोली से शहीद हुए? अमर सिंह थापा के बेटे जिनका नाम है कुंवर रणजीत सिंह, उनकी गोली से प्रद्युमन शाह 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उनके वीर गति को पाते ही संपूर्ण उत्तराखंड अब गोरखों के अधीन हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि 1790 को गोरखों ने कुमाऊं जीता, 1791 पर गढ़वाल पर पहला आक्रमण हुआ और 1792 को लंगूरगढ़ की संधि या फिर श्रीनगर की संधि हुई, जिसमें तय हुआ कि गढ़वाल राज्य गोरखों को 25,000 सालाना टैक्स देगा और एक गोरखा रेजिमेंट श्रीनगर में रहेगी। 1795 में गढ़वाल में एक अकाल पड़ा जिसे 51वीं 52वीं की घटना कहा जाता है, क्योंकि इस समय विक्रम संवत 1851-52 चल रहा था। 1803 ईस्वी को गढ़वाल क्षेत्र में एक विनाशकारी भूकंप आया, जिसके कारण गढ़वाल क्षेत्र में 80% जनधन की हानि हुई और इसी का अवसर उठाते हुए गोरखों ने गढ़वाल पर सेकंड आक्रमण करा 1803 ईस्वी। सेनापति वही थे अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया और अमर सिंह थापा के बेटे कुंवर रणजीत सिंह। बाड़ाहाट चंबुआ के युद्ध में गढ़वाली सेना 1803 को पराजित हुई। अक्टूबर 1803 को गोरखों ने दोन घाटी पर अधिकार करा और 14 मई 1804 को फाइनली अंतिम रूप से गोरखों ने गढ़वाल के राजा को यहाँ पर पराजित करा, जिसमें गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए और पूर्ण रूप से संपूर्ण उत्तराखंड अब गोरखों के अधीन हो गया। तो 1790 से लगभग 1815 ईस्वी तक उत्तराखंड और कुमाऊं पर गोरखों ने 25 वर्ष शासन करा, जबकि गढ़वाल में लगभग 11 वर्ष इनके द्वारा शासन करा गया 1804 से 1815 ईस्वी। गोरखों का जो शासन था वो अन्याय और अत्याचारपूर्ण था, अर्थात यहाँ इस समय जनता को अत्यधिक मात्रा में प्रताड़ित किया गया या फिर आतंकित किया गया। इसे गोरखों का सैन्य शासन कहा जाता है।
क्योंकि गोरखों का जो शासन था वो सैन्य शासन पर आधारित था। तो अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार गोरखों ने उत्तराखंड के क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करा। ये डेफिनेटली युद्ध आपसे पूछे जाएंगे यूकेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम गोरखों के प्रमुख प्रशासकों की बात करेंगे। जब गोरखों ने उत्तराखंड को जीत लिया, कुमाऊं गढ़वाल को जीत लिया, तो गोरखों का जो राजा था वो नेपाल में बैठता था, जबकि कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में उसका एक प्रतिनिधि नियुक्त होता था। कुमाऊं के लिए अलग, गढ़वाल के अलग। उसे हम सामान्यतः सूबा या फिर सूबेदार कहते हैं, क्योंकि जो सूबा शब्द है वो प्रांतों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन कौन से प्रमुख सूबेदार हैं जहां से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र जब 1790 को गोरखों ने जीता, तो यहाँ पर पहला सूबेदार जोगामल को नियुक्त करा गया, जो 1791 से 92 ईस्वी के समय काल में कुमाऊं का प्रशासक रहा। इसके समय गोरखों ने कुमाऊं का भूमि बंदोबस्त करा, और ये भूमि बंदोबस्त मालगुजारी व्यवस्था पर आधारित था। अर्थात इसमें कुमाऊं की भूमि का मापन करा गया और प्रत्येक 20 नाली की भूमि पर इनके द्वारा टैक्स की दर नियत की गई। इसे हम मालगुजारी व्यवस्था पर आधारित भूमि बंदोबस्त कहते हैं। कुमाऊं में गोरखों का दूसरा प्रशासक काजी नरसाहा नियुक्त हुआ। यह 1793 ईस्वी को नियुक्त हुआ। इसके समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली घटना थी मंगलवार रात्रि की घटना। मंगलवार रात्रि की घटना से मतलब है कि चंद काल में कांगड़ा घाटी और नगरकोट के कुछ प्रमुख सिपाही चंद सेना में भर्ती हुए थे और वो कुमाऊं में रहने लग गए। तो काजी नरसाह को उन पर डाउट हुआ कि भविष्य में ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं या फिर जनता को भड़का सकते हैं। लिहाजा काजी नरसाह ने नगरकोट के जो सिपाही थे, जो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ वाले क्षेत्रों में निवास करते थे, उनको एक रात्रि को उनकी हत्या कर दी गई। और जिस रात्रि को नगरकोट के सिपाहियों की हत्या की गई उस रात्रि को मंगलवार था, इसीलिए इस घटना को मंगलवार रात्रि की घटना कहा जाता है। इसी घटना को हम नरसाही का पाला कहते हैं, इसी घटना को हम नरसाही का मंगल भी कहते हैं। तो किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना। काजी नरसाह के समय की दूसरी घटना है ग्राम प्रमुखों की हत्या। ये ग्राम प्रमुख दरअसल वो व्यक्ति होते थे जो चंद, पंवार या फिर गोरखा काल में टैक्स वसूलने का कार्य करते थे। तो एक रोज को काजी नरसाह को जो टैक्स वसूलने वाले अधिकारी थे, जिनको हम कमीन, सयाने या फिर ग्राम प्रधान कहते, इन पर संदेह हुआ। काजी नरसाह को लगा कि शायद ये पर्याप्त रूप में जो टैक्स जनता से लेते हैं उसको राजकोष में पूर्ण रूप से जमा नहीं कर रहे हैं, अर्थात भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इन सबको भी एक ही जगह बुलाया गया और इनको कहा गया कि हम राजस्व संबंधित कुछ नए नियम बना रहे हैं, तो आप सारे लोग जितने भी टैक्स वसूलने वाले अधिकारी हैं, ग्राम सयाना, ग्राम कमीण, ग्राम प्रधान, इन सबको एक जगह बुलाया गया और वहीं पर ऑन द स्पॉट इनकी हत्या की गई। तो इस घटना को इतिहास में ग्राम प्रमुखों, कमीण या सयाणों की सामूहिक हत्याकांड कहा जाता है, जिसको अंजाम किसने दिया? काजी नरसाह के द्वारा। और इस समय काजी नरसाह के साथ जो सेनापति था उसका नाम था कालू पांडे। तो इसको भी आप ध्यान रखना। काजी नरसाह के साथ सेनापति इस समय कालू पांडे था। इनके नेतृत्व में 1500 ग्राम सयाणों, ग्राम प्रमुख या ग्राम प्रधानों की हत्या की गई। इस बात की जानकारी डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल देते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल उल्लेख करते हैं कि काजी नरसाह के समय 1500 ग्राम प्रमुखों की सामूहिक हत्या की गई। किसके समय? काजी नरसाह के समय। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये दो प्रमुख घटनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। कुमाऊं का तीसरा प्रमुख जो अगला सूबेदार बना प्रशासक, उसका नाम था अमर सिंह थापा। ये 1795 ईस्वी को कुमाऊं का प्रशासक बना। इसके समय की 2-3 घटनाएं आप ध्यान रखेंगे। अमर सिंह थापा के समय किलमपुरी का युद्ध हुआ तथा चेरी संधि 1794 संपन्न हुई। इसको समझने का प्रयास करेंगे। हवाला बाग के युद्ध में जब गोरखों के हाथों महेंद्र चंद और उसके चाचा लाल सिंह पराजित हुए, तो तराई क्षेत्र में आ गए। अब तराई क्षेत्र में आए तो उनके अवध के नवाब और जो रामपुर का नवाब था, इनके साथ इन दोनों के अच्छे संबंध थे। लिहाजा महेंद्र चंद और चाचा लाल सिंह ने, जो कि महेंद्र चंद के चाचा थे और दीवान के पद पर नियुक्त थे, इन दोनों ने अवध के नवाब से और रामपुर के नवाब से सैनिक सहायता प्राप्त की और इनकी सेना लेकर इन्होंने किलमपुरी में अपना कैंप ढाल दिया। किलमपुरी आपका नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित है। किलमपुरी में सैन्य कैंप ढाल दिया किसके द्वारा? महेंद्र चंद और उनके चाचा लाल सिंह के द्वारा। जैसे यह सूचना अमर सिंह थापा को प्राप्त हुई तो अमर सिंह थापा ने किलमपुरी पर अटैक कर दिया और किलमपुरी में महेंद्र चंद और उसके चाचा लाल सिंह को पराजित करा। इस युद्ध को इतिहास में किलमपुरी का युद्ध 1794 कहा जाता है। जब ये युद्ध संपन्न हुआ तो उसके पश्चात अंग्रेजों की सहायता से अवध और गोरखों के मध्य
अंग्रेजों की सहायता से अवध के नवाब और गोरखों के मध्य एक संधि संपन्न हुई। इस संधि को इतिहास में चेरी संधि 1794 कहा जाता है। ये चेरी संधि इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये चेरी अंग्रेज अधिकारी था जिसकी अध्यक्षता में अवध के नवाब और गोरखों के मध्य संधि हुई। इस संधि में तय हुआ कि जो कुमाऊं क्षेत्र है उस पर गोरखों का अधिकार स्वीकारा गया, जबकि कुमाऊं क्षेत्र का जो तराई वाला क्षेत्र है, जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, वह अवध के नवाब के अधीन रहेगा। यह इस संधि की मुख्य विशेषता रही है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। अमर सिंह थापा के समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है कि जिस समय गढ़वाल क्षेत्र में 1795 का अकाल पड़ा, उस समय कुमाऊं क्षेत्र में गोरखों का प्रशासक कौन था या सूबेदार कौन था। यहां से एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तब आपका आंसर रहेगा अमर सिंह थापा। तीसरी इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है, अमर सिंह थापा के समय महावीर थापा के द्वारा चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करा गया। चंपावत का बालेश्वर मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। बालेश्वर मंदिर से हमें कत्यूरी कालीन और जो आपका पौरव राजवंश था उत्तराखंड में, उनके अनेक हमें ताम्रपत्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो बालेश्वर के मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो अमर सिंह थापा के समय महावीर थापा के द्वारा करवाया जाता है। तो ये तीन बातें आप कुमाऊं के प्रशासक अमर सिंह थापा के संबंध में ध्यान रखेंगे। कुमाऊं का अगला प्रशासक जो महत्वपूर्ण है, बीच में और भी प्रशासक बने वो महत्वपूर्ण नहीं है, चौतरिया बमशाह। चौतरिया बमशाह कुमाऊं का प्रशासक दो बार बना। एक बार यह 1797 को बना और दूसरी बार यह 1806 ईस्वी को बना। तो 1806 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक यह दूसरी बार कुमाऊं का प्रशासक रहा। तो यह कुमाऊं का अंतिम प्रशासक भी हुआ। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है, इसने ब्राह्मणों पर एक नवीन टैक्स लगाया जिसे हम कुशही कर कहते हैं। तो ब्राह्मणों पर कुशही कर किसके द्वारा लगाया गया? चौतरिया बमशाह। कुमाऊं का अंतिम प्रशासक कौन था? चौतरिया बमशाह। और यह कुमाऊं का दो बार भी प्रशासक बना, 1797 को और दूसरी बार 1806 से 1815 ईस्वी तक। ये आपके कुमाऊं के प्रशासक थे जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी प्रशासक रहे हैं बीच में, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम गढ़वाल के प्रशासकों की बात करेंगे तो जैसे 1804 ईस्वी को गोरखों ने गढ़वाल क्षेत्र को जीता, तो यहां पर पहला प्रशासक अमर सिंह थापा को नियुक्त करा गया था। अमर सिंह थापा के पश्चात उनके बेटे कुंवर रणजीत सिंह को अगला प्रशासक नियुक्त करा गया 1805 ईस्वी। कुंवर रणजीत सिंह के समय गढ़वाल क्षेत्र में दो तीन प्रमुख घटनाएं घटी। कुंवर रणजीत सिंह ने मौलाराम को कुछ जमीनें दान स्वरूप प्रदान की थी, जागीर दान स्वरूप प्रदान करी थी। लिहाजा मौलाराम के द्वारा कुंवर रणजीत सिंह को दानवीर कर्ण की उपाधि से सम्मानित करा गया। और दूसरा, कुंवर रणजीत सिंह के समय एक सभा मंडल का गठन करा गया जो कुंवर रणजीत सिंह को विचार विमर्श में सहायता करता था। कुंवर रणजीत सिंह के समय गुरु राम राय दरबार के महंत हर सेवक की कड़ाई दीप परीक्षा हुई थी। दरअसल महंत हर सेवक पर हत्या का आरोप लगा हुआ था, तो इनको हत्या के आरोप से बरी होने के लिए इनसे कड़ाई दीप की परीक्षा करवाई गई। ये कड़ाई दीप गोरखों की न्याय व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है। इसको हम आगे सेकंड पार्ट में विस्तार से डिस्कस करेंगे, अभी नॉर्मली समझिएगा। कुंवर रणजीत सिंह के पश्चात अगला गढ़वाल का सूबेदार हस्तिदल चौतरिया नियुक्त हुआ 1805 से 1808 ईस्वी। इसके समय की दो तीन महत्वपूर्ण घटनाएं। ये पहला ऐसा प्रशासक था गढ़वाल का जिसने दून घाटी के प्रबंधन और उसके विकास पर ध्यान दिया। क्योंकि चंद काल में जिस प्रकार तराई क्षेत्र का महत्व था, जहां से चंदों को बहुत ज्यादा या 9 लाख की आमदनी प्राप्त होती थी, ठीक उसी प्रकार गढ़ राज्य में जो दून घाटी थी, ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र था। तो इसके प्रबंधन और इसके विकास का कार्य सबसे पहले किसने करा? हस्तिदल चौतरिया के द्वारा। दूसरा, इसने कृषकों को एक ऋण दिया जिसे हम तकावी ऋण कहते हैं। तो कृषकों को तकावी ऋण किसके द्वारा दिया गया? हस्तिदल चौतरिया के द्वारा। यह भी आपसे पूछा जाएगा। हस्तिदल चौतरिया के समय काल में ही भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का सिलसिला प्रारंभ होता है और इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी गढ़वाल की यात्रा पर आए जिसका नाम था रेपर। रेपर 1808 ईस्वी में गढ़वाल की यात्रा पर आया और इसने भारत तिब्बत व्यापार की स्थिति का जायजा करा। देखा इसने संभावनाओं को कि भारत और तिब्बत के बीच किस प्रकार से व्यापार किया जा सकता है। ये सारी घटना किसके समय घटित हुई? हस्तिदल चौतरिया के समय काल में। हस्तिदल चौतरिया के समय काल में मौलाराम के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था रण बहादुर चंद्रिका। तो रण बहादुर चंद्रिका मौलाराम का ग्रंथ है जो उन्होंने हस्तिदल चौतरिया के समय काल में लिखा। और ये रण बहादुर चंद्रिका किसको समर्पित ग्रंथ है? यह कुंवर रणजीत सिंह को समर्पित है। तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कि मौलाराम ने कुंवर रणजीत सिंह के संबंध में या उनको कौन सा ग्रंथ समर्पित करा? रण बहादुर चंद्रिका। तो इसको विशेष ध्यान रखना। और रण बहादुर चंद्रिका की रचना मौलाराम ने किसके समय करी? हस्तिदल चौतरिया के समय। हस्तिदल चौतरिया के पश्चात अगला जो
गढ़वाल का प्रशासक नियुक्त हुआ उसका नाम था काजी बहादुर भंडारी। ये 1811-12 में गढ़वाल का प्रशासक नियुक्त हुआ। इसकी सहायता के लिए दो व्यक्तियों को नियुक्त करा गया, कृष्णानंद खंडूरी और दशरथ खत्री। इन तीनों ने मिलकर गढ़वाल क्षेत्र का भूमि बंदोबस्त करा, जो कि गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा भूमि बंदोबस्त था। पहला भूमि बंदोबस्त 1804 ईस्वी को हुआ था, लेकिन वो सामान्य भूमि बंदोबस्त था, उसकी कोई विशेषता नहीं थी। लेकिन 1811-12 ईस्वी में काजी बहादुर भंडारी के नेतृत्व में कृष्णानंद खंडूरी और दशरथ खत्री के सहयोग से गढ़वाल का जो भूमि बंदोबस्त हुआ था 1811-12 में, इसमें गढ़वाल की भूमि को उपजाऊ की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अव्वल, दोयम, सोयम, चाहर और सुखबांसी। ये 5 भूमि के टाइप्स थे गढ़वाल क्षेत्र में। तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कि 1811-12 में 11-12 को गढ़वाल क्षेत्र का जो भूमि बंदोबस्त काजी बहादुर सिंह भंडारी के नेतृत्व में संपन्न हुआ था, उस समय भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। तो ये 3 भाग तो नॉर्मली हैं, अव्वल, दोयम, सोयम। ये हमें चंद काल में भी देखने को मिलते हैं, ये हमें ब्रिटिश काल में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 2 शब्द महत्वपूर्ण है, चाहर और सुखबांसी। ये आपसे पूछेगा कि बताइए गोरखा काल में चाहर और सुखबांसी क्या थे? टैक्स थे, भूमि के प्रकार थे, या कुप्रथाएं थी, या कोई पद था? इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए दोनों शब्दों को ध्यान रखना, चाहर और सुखबांसी भूमि के प्रकार थे। तो इस प्रकार आपने देखा गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में गोरखों के प्रमुख प्रशासक, जिनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये जितना भी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ये यूके पीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर बात यूके ट्रिपल एससी की होती तो हम इससे ज़्यादा डीप पढ़ सकते थे, लेकिन यूके पीएससी में ज़्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। प्रशासक ये महत्वपूर्ण है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और जो युद्ध हुए हैं ये आपके सामने हम अभी तक प्रस्तुत कर चुके हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये गोरखा शासन से संबंधित पहला पार्ट था, जहां पर हमने गोरखों का उत्तराखंड में आक्रमण देखा और गोरखों के उत्तराखंड में प्रमुख प्रशासक देखे, जिनको हम सूबेदार कहते हैं। इसी का हम सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गोरखों की शासन व्यवस्था, जिसमें हम गोरखों का राजस्व व्यवस्था को डिस्कस करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स होंगे, उनके बारे में पढ़ा जाएगा, और गोरखों की न्याय व्यवस्था, जिसमें कड़ाईदीप, गोलादीप इत्यादि शामिल है। और इसके अलावा जितने भी अन्य तथ्य होंगे वो भी हम सारा सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं सेकंड पार्ट्स में।